गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मधुलिका। कैसे हो आप? ऑल गुड ऑल गुड। आप बोलिए। बढ़िया सर। हम्म, मुझे लगा सर आप बिजी हैं, तो अभी मैं लाइव आई थी, 5 मिनट से हम थे यहाँ पे, लेकिन आप थे नहीं, दिखे नहीं, तो मुझे लगा शायद आज नहीं आएंगे आप। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं। मैं जरा बाहर हूँ कहीं पर और ओके। घर पहुँचा नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा मैं इसी गाड़ी में हूँ। गाड़ी के पार्क करने के ही फिर मैंने आपको लाइफ पे गया हूँ। सर नाइस लुक। थैंक यू। सर ये लुक रक्तांचल के लिए था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉकडाउन है तो दाढ़ी मूछ बढ़ रही है तो बढ़ा रहे हैं, वैसे बढ़ाने का कभी मौका मिलता नहीं है। कुछ ना राइट कुछ लोग सर। कटवा ही देते हैं, तो ऐसा है। ओके ओके। और सर, तो हम लोग आप कार में ही करेंगे फिर लाइव? हाँ नो। ओके। ओके सर। सर, अब हम शुरू करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपके पास भी ज्यादा टाइम है नहीं। जी जी। तो सर मैं ये जानना चाहती हूँ कि विक्रम कोचर पर्दे के पीछे कैसे हैं? नॉर्मल इंसान हूँ और कैसा हूँ, मतलब जैसे बाकी सब लोग काम करते हैं, एक्टिंग मेरा काम है। बस यही है कि इसके पर्क्स ये हैं कि आपको थोड़ी पॉपुलैरिटी मिल जाती है बाद में। जब आप धीरे धीरे काम करते हैं लोग आपका काम रिकग्नाइज करते हैं। यस सर। उसके अलावा तो कोई फ़र्क नहीं है मेरे ख्याल से। नॉर्मल खाना, आपको बस अपनी सेहत का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है बिकॉज प्रोफेशन का कॉल है। तो सर बस ये लॉकडाउन में है। आपने क्या क्या किया जो पहले नहीं खाना किए पकाया, आप? खूब खाना पकाया। खाना नहीं पकाना आता था मुझे, तो इस लॉकडाउन में खाना पकाना सीख लिया। और सर क्या क्या पकाया, और सबसे अच्छा ऐसा क्या था जो आपको लगा कि नहीं, दोबारा भी पकाऊंगा मैं, लॉकडाउन रहे या ना रहे? जो सबसे अच्छी चीज़ करी मैंने, एक तो लिट्टी चोखा बनाना सीखा। तो क्योंकि हम बनारस में शूट कर रहे थे तो वहाँ पे लिट्टी जी। चोखा मिलता था काफ़ी। तो वो लिट्टी चोखा बनाना सीखा, तो मैं वो बार बार बनाऊंगा, ज़रूर बनाऊंगा। और मैंने बीच में मेरी गर्लफ्रेंड है, तो उनसे मैंने पैनकेक्स बनाना सीखे। और वो पैनकेक्स भी बड़े, मतलब जल्दी और बढ़िया तरीके से बन जाते हैं। तो वो भी एक ऐसी चीज़ है जो मैं बार बार रिपीट करूँगा बनाना। सर मैं जहां तक मैं जानती हूँ, आपको बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, आप किताबें बहुत पढ़ते हैं। नहीं, बहुत तो नहीं पढ़ता। सच बात यही है कि कोशिश करता हूँ कि पढ़ सकूँ। पर ये है कि हम लोग स्क्रिप्ट ही इतनी सारी पढ़ लेते हैं लोगों की लिखी हुई। तो ये ज़रूर है, कभी कोई काम करता हूँ तो मैं ये ज़रूर करता हूँ कि मैं वो स्क्रिप्ट तो ज़रूर पूरी तरीके से ढंग से पढूँ और समझूँ कि स्क्रिप्ट में लिखा क्या है। तो ये एक कोशिश ज़रूर रहती है। और अगर इन सब चीज़ों के बावजूद कुछ किताबें पढ़ने का मौका मिल जाए तो जी, वो भी हो जाता है। सर एक्टर बनने का सपना कब आया आपके दिमाग में, कब लगा कि मुझे एक्टिंग में जाना है? ये तब लगा था जब एक्टिंग सराही गई और मतलब मुझे मज़ा आ रहा था और लोगों को भी अच्छा लगा कि जब आपने एक्टिंग करी, आपने नाटक बनाए, तो तब ऐसा लगा कि हाँ, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि मुझे भी पसंद है और इस चीज़ में मैं थोड़ा एक लेवल एक्सेल कर सकता हूँ। क्योंकि यस। मेरी, मैं क्या कर रहा हूँ इस कला में, वो लोगों को समझ में आ रहा है। तो ये तब हुआ था जब मैं कॉलेज में था। और मेरे कॉलेज के दौरान जब मैंने नाटक करना शुरू किए थे, तो मैंने अपना पहला नाटक जब डायरेक्ट किया था तो उसमें मैं एक्ट भी करता था। तो मेरे पिताजी ने वो नाटक देखा था, माय फादर वाज एन आर्मी। सो वो लोग सपोर्टिव नहीं थे शुरुआत में इतने कि हमें जाना चाहिए, पर हाँ, ऐसा भी नहीं था कि रोक टोक थी। उनको ये था कि पता नहीं क्या होगा इसका। पर उन्होंने जब ये नाटक बने हुए देखे तो मेरे पिताजी को नाटक बहुत अच्छा लगा था और वो रो पड़े थे पहली बार देख के। जी। वो इस बात पे रो पड़े थे कि अरे, हमें नहीं पता था कि तुझमें, मतलब तू कर सकता है कुछ ऐसा। तो तब मुझे ओके। लगा कि हाँ, दिस वाज कन्विंसिंग इनफ एंड पेरेंट्स वर आल्सो कन्विंस्ड इनफ, तो हम आगे बढ़ गए। सर फिर आप सिलसिला चलता आज, रहा। यस, सर आप हरियाणा से हैं? नहीं, मैं वैसे तो बिकॉज फादर आर्मी में थे तो मैं वैसे पंजाबी हूँ। लेकिन हाँ, हम अमूमन तौर पे जो हमारा पहला घर था वो अ, गुड़गांव में बना। सो गुड़गांव में काफ़ी साल तक रहा। तो इसलिए कह सकते हैं आप कि उस लिहाज से हरियाणा का हूँ, लेकिन हूँ पंजाबी। तो सर आपने जो एक्टिंग की शुरुआत की थी वो गुड़गांव से की थी? अ, दिल्ली में बेसिकली। ओके।
दिल्ली में मैं किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन मैंने की थी। तो मैंने अपनी 10th क्लास में सबसे पहला नाटक किया था, और ग्रेजुएशन क्या कहते हैं, हाँ, ग्रेजुएशन में थिएटर बहुत किया। वहाँ से सिलसिला जो था वो चालू रहा। सर जैसे बहुत लोग होते हैं मुंबई आने के बाद स्ट्रगल करना पड़ता है उन्हें, जी। तो आपको क्या स्ट्रगल करना पड़ा, या मुंबई आने के बाद आपको शोज मिलते गए या फिर ऐड मिलते गए? हाँ, एक मिनट, एक मिनट, ओके सर। एक मिनट रुकिएगा। हाँ जी, सॉरी, हम सोचा इट्स थोड़ी ओके चाय सर। मंगवा लेते हैं आपसे बात करते करते, थोड़ी चाय भी पी बिल्कुल सर। जी, क्या बोले आप? बॉम्बे में स्ट्रगल? हाँ सर। मतलब पता नहीं, अब एक तो ये वैसा वैसा बहुत है बातचीत की। स्ट्रगल तो खैर हर जगह पे होता है। आप किसी भी काम की तलाश कर रहे हैं, आप अपने अंदर का कलाकार खोज रहे हैं, तब भी वो स्ट्रगल तो चलता रहता है। तो वो जी। कॉमनली बड़ा ही कॉमन तरीके से, रेगुलर तरीके से चलता रहता है। सो तो वो चीज़ है। तो ये जो स्ट्रगल की बात मैं कहूँ तो बॉम्बे में मतलब शुरुआत से ही काम जो था वो चलता रहा, उसमें ऐसी कोई दिक्कत हुई नहीं। हाँ, शुरुआत के पहले 5-6 महीने थोड़ी दिक्कत वाले थे, लेकिन ये स्ट्रगल जो था ये बॉम्बे से पहले दिल्ली में शुरू हो गया था। तो मैं जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से एक्टिंग का मैंने कोर्स किया था, 3 साल का कोर्स करने के बाद, तो वहीं से आपका स्ट्रगल शुरू हो जाता है कि भैया पहला काम कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, कौन लोग आपको पहला काम देंगे। तो वहाँ पर किंगडम ऑफ ड्रीम्स नाम की एक जगह में काम किया था, यस और सर। वहाँ से ही तैयारी शुरू कर ली थी कि बॉम्बे जाएंगे तो कम से कम पैसे की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो दिल्ली में बैठ के पहले पैसे इकट्ठे किए, वैसा रहा। सर अगर मैं ये पूछूं आपसे कि एक्टिंग क्लास कर लेने से कितने चांसेस बढ़ जाते हैं एक्टर बनने के, तो उसमें कितनी सच्चाई है? काफ़ी चांसेस बढ़ते हैं एक्टिंग करने से। मतलब एक्टिंग क्लास करने से ये होता है कि आप एक, मान लीजिए, मौका मिलना या ना मिलना वो तो आपकी चॉइस के ऊपर है, ठीक है। सो आपको अब उस मौके से आपकी मतलब कितना चीज़ तब्दीलियाँ होंगी, किस तरीके से आप उस फील्ड में रहेंगे, बने रहेंगे, उसके लिए मेरे ख्याल से किसी भी फील्ड की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। तो एक्टिंग अच्छा। टेक्निक से, एक्टिंग के बारे में पढ़ लेने से ये आसान हो जाता है कि चलिए, मौका आपको बहुत सारी वजहों से मिलता है। कभी जान पहचान से मिलता है, कभी आपके अपने ही दोस्त कुछ बना रहे होते हैं, और कभी कभार आप ही बहुत कुछ अच्छा क्रिएट करते हैं। तो ये वाली चीज़ है। तो मेरे ख्याल से उसमें सस्टेन अगर आपको करना है तो सस्टेनेबिलिटी इस तरीके से। एक मिनट सर रुकिए, आपका। हाँ एक मिनट बिल्कुल। रुकिए, एक मिनट। बिल्कुल जी बिल्कुल। जी, थोड़ी देर बाद आ जाएंगे, 10-15 मिनट बाद। मैं कॉल पे हूँ, फोन पे हूँ, फोन कॉल कर लेना, 10-15 मिनट बाद आ जाइए, मैं आपको दे दूंगा, ठीक है? कोई बात जी। सर आपका पहला एड। जी, सर आपका पहला एड। कैडबरी जेम्स का ऐड था, मेरे ख्याल से वो सबने देखा होगा। इनफैक्ट सर। उसकी वजह से सिनेमा करने की बहुत हिम्मत हुई कि अरे ये ठीक सर है। इसमें डायलॉग नहीं थे। हाँ, मैंने अगर, हाँ डायलॉग नहीं थे उसमें, पर सर बहुत क्यूट था वो। मैं 2 या 3 दिन पहले भी उसे एक बार मैंने देखा था, आपने अपने यूट्यूब पे डाल रखा है उसे। जी जी। सर पहली मूवी। पहली मूवी थी मटरू की बिजली का मन डोला। मैं दिखता भी नहीं उस पिक्चर में। ओके। और सर पहला शो। सर पहला शो पहला टीवी शो सीरियल। क्राइम पेट्रोल था। ओके। उसके सर बाद आपका एक बहुत ही, हाँ सर बोलिए। सुमित संभाल लेगा। हाँ सर। जी। हाँ, वो शो एक अच्छा बड़ा रोल, पहला बड़ा रोल जो मिला था वो वही था, सुमित संभाल सर लेगा। रजनीश वालिया। सर रजनीश वालिया के बारे में कुछ बताइए। दरअसल रोल जो था वो कैसे आया मेरे पास, मुझे भी कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो वो बहुत ही अजीब कहानी है, क्योंकि टीवी वीवी के बारे में हम लोग तो नए आर्टिस्ट थे उस समय। हम लोग को ज़्यादा कोई लोग जानते नहीं थे आसपास, ज़्यादातर हम लोग थिएटर वगैरह करते थे।
तो जी। कैरेक्टर रोल्स, थिएटर वाली चीजें, इस तरीके के रोल्स हमें मिलते थे। अब हुआ क्या कि ऐसे ही थिएटर करने का एक प्लान था। कोई बंगाल के एक हमारे दोस्त थे, कैलकाटा बेस्ड, तो वो दिल्ली में, यहाँ बॉम्बे में कोई प्ले बनाने की कोशिश कर रहे थे। और उस दौरान जब हम यहाँ कैलकाटा में थे, सॉरी बॉम्बे में थे, तो उन्होंने एकदम से वो नाटक बीच में बंद किया। उनकी माता श्री की तबीयत खराब हुई और वो कैलकाटा चले गए। तो ओके। वो जो थिएटर डायरेक्टर थे, उनको उस रोल के लिए ऑफर आया था, और उन्होंने पता नहीं क्या सोच के मेरा नाम दे दिया। बोला कि इसको भी ट्राई कर लो। मैं तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं तो कैलकाटा बेस हो चुका हूँ, तो बॉम्बे नहीं आ पाऊंगा मैं। तो मेरे पास फोन आया, मैं फ़ोन करके मैं बड़ा ही बेमन से चला गया कि अरे टीवी सीरियल कौन करेगा, क्यों करेंगे, अभी अपना थिएटर अच्छा चल रहा है, इसी में मज़ा आ रहा है, यही करते हैं। पर बड़े ही बेमन से मैं वहाँ गया, तो वहाँ पता लगा स्टीव नाम का आदमी, उससे मिलना है। हमें लगा कोई क्रिश्चियन होगा लड़का जिससे मिलना है, पर वहाँ पर पता चलता है जाकर कि स्टीव जो है, एवरीबडी जी। लव्स रेमंड करके यूएस का शो है जिसका रीमेक है ये। तो ओके। स्टीव जो है वो शो के राइटर है, और वो बहुत बड़ा शो है। मतलब वो एमी अवार्ड्स जीता है 3 साल शो। और ओके। उसका जो राइटर है, जो कि मेन करता धरता है, वो ऑफिस में बैठ के इंतजार कर रहे थे। जब मैं पहुंचा तो ऑफिस के एक बेंच पे बैठ के लेटे हुए थे, सो रहे थे। 1 घंटा हो गया था उन्हें इंतजार करते करते। मैं टाउन में कहीं अपने, मतलब बॉम्बे के टाउन में कहीं पर जाकर रिहर्सल कर रहा था नाटक की। तो मैं वहां से पहुंचा। बॉम्बे का ट्रैफिक तो वैसे ही माशाल्लाह बहुत ज्यादा है। हम्म। पहुंचते 5 हैं, पहुंचते 8-9 बजे हैं, बिकॉज इतना फंसा सकता है आपको। तो मैं वहाँ पहुंचा, उनसे मिला। उन्होंने मुझसे कुछ कुछ एक्सरसाइजेस करवाई, कुछ कुछ चीज़ें करवाई, कुछ सीन दिया करने के लिए, किया, और वो रोल दे दिया गया। ये रोल जो ओरिजिनली था, वो एक 6'2" हाइट है उनकी, जिन्होंने रॉबर्ट नाम का कैरेक्टर था ये एवरीबडी लव्स रेमंड नाम के शो में, जिसका जिससे ये किरदार उठाया गया। तो वो आदमी 6'2" था और हट्टा कट्टा लंबा चौड़ा आदमी। मैं उनकी कदकाठी का मतलब आधा हूँगा। ओके। तो हमारी इंडस्ट्री में तो यही होता है कि रेफरेंस मांगते हैं, तो रेफरेंस के हिसाब से बिल्कुल कद काठी तो सेम ले आते हैं। बाकी ये नहीं देखते हैं हम लोग की एक्टिंग कितना कर पाता है। तो वो पहला ऐसा मौका था कि भाई इस कद काठी के आदमी वाला रोल मतलब मुझे दिया गया। और उसके लिए फिर मैंने थोड़ा वजन वजन बढ़ाया, थोड़ा सेहत वेहत बनाई, रोज दूध मक्खन घी खाना शुरू किया। सेट पे भी खूब दबा के खाते थे, पंजाबियों की तरह लस्सी पीते थे। तो सतीश जी और मैं तो बहुत खाते थे, समोसे खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं। तो बस उसके बाद वो शो करते गए, वो चलता पड़ा, मतलब चलता रहा। लोगों ने भी फिर सर, उसको। आपको गिल लव करके हैं इंस्टाग्राम पे, उन्होंने लिखा है ब्रो रक्तांचल के सारे एपिसोड देख लिए हैं, तब से मैं आपका बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ। क्या बात है, उनसे बोलिए गर्मियों में मिले, बहुत जरूरत पड़ेगी आपकी, बड़ा वाला फैन। थैंक यू दोस्त। बिल्कुल सर। सर उसके बाद एक सीरियल आया था आपका, 3 दोस्तों के साथ था, खड़े हैं तेरी राहों में। आपने कब देख लिया वो तो बहुत कम लोगों ने देखा। सर नहीं सर, एक्चुअली मेरी मैं लगाती हूँ कभी कभी कॉमेडी हम्म, सीरियल्स अपनी हाँ। मदर इन लॉ के लिए, तो वो मुझे दिखा था, तो अब मेरे घर में वही चल रहा है अभी फिलहाल। क्या बात है। वो हॉट स्टार पे है सर। हाँ, हॉटस्टार पे है, यू हम्म, राइट। वो शो जो था वो एक्चुअली एक नया चैनल लॉन्च होने वाला था, उसके लिए बन रहा था। जी। और वो चैनल लॉन्च कभी हुआ नहीं। अधिकारी ब्रदर्स का चैनल था, हमारे बहुत सारे पैसे डूब गए उसमें, क्योंकि हम लोग को जितना पैसा मिलना था हम लोग को मिला ही नहीं। हम लोग को सब एक मिनिमल अमाउंट देके बोला कि अब बाकी पैसे आप भूल जाओ, और वैसे ही हम बहुत कम पैसे में वो शो कर रहे थे। तो इनफैक्ट जितने एक्टर्स हैं उन बेचारों को उनका पैसा नहीं मिला, शो बीच में रुक गया। इसलिए इस शो के ना सिर्फ 31 एपिसोड्स हैं, और आपको लगता है शो आगे चलना चाहिए, बट सडनली लगता है अरे बाकी एपिसोड्स कहाँ गए। और ना ही उस शो का कुछ सीजन 2 या आगे कुछ सीजन बनाने की बातचीत हुई, तो एब्रप्टली बीच में रुक गया। हॉटस्टार के लिए हम बहुत धन्य हैं कि उस काम को हॉटस्टार ने समझा, क्योंकि मेहनत से तो बहुत बना रहे थे हम लोग शो, बहुत मेहनत करके हम वो शो बना रहे थे। इनफैक्ट उसकी आप वार्तालाप भी सुनेंगे, केमिस्ट्री भी देखेंगे, तो तीनों लोगों की बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनाई गई है। और बहुत ही सस्ता शो था वो, ज़्यादा कॉस्टली नहीं है वो शो, एक्सपेंसिव नहीं है। एक ही स्टूडियो के अंदर ज़्यादातर शूटिंग है, कभी कभार बहुत कम बाहर शूट हुआ है, लेकिन वो फ्रेंड्स जैसी जोन का एक शो बनाने की हमारी पूरी कोशिश थी। और वो अपने तरीके का एक ओरिजिनल शो है। तो मेरे को तो बहुत प्यार था उस शो से। इनफैक्ट वो शो अगर दोबारा हो तो मैं सुमित संभाल लेगा के बजाय वो शो जरूर करना चाहूंगा, क्योंकि उस शो को बहुत बड़ा बनाया जा सकता है।
Okay. बट ये हाँ, स्टार प्लस ने उस चीज को समझा और कम से कम कुछ नहीं तो हमें हॉटस्टार पे एक प्लेटफॉर्म दिया। तो काम छुपे रहने से बेहतर था कि काम बाहर आ जाए, तो अच्छा है। हाँ सर, अभी वो चल रहा है हॉट अच्छा स्टार है, पे। आपको मजा आ रहा है? सर बहुत। सही है, अच्छा है। सॉरी सर, कॉल आ गई थी। कोई सर बात आपने नहीं। मूवीज बहुत सारी की हैं, केसरी भी आपने करी है जी, और अक्षय कुमार सर के साथ आपने काम किया है। कैसा रहा सर अक्षय सर के साथ काम करने का अनुभव? अच्छा था, काफी अच्छा था। हालांकि ज्यादा बातचीत नहीं हुई, क्योंकि अमूमन तौर पे हम तो रिहर्सल उनके डुप्लीकेट के साथ करते हैं, और ओके। वो आते हैं, वो सीन करते हैं, और ना ही वो शूट से पहले आपसे कभी मिले। उनसे जब शूट करने जा रहे थे, उनकी वैनिटी में एक बार ही गए, डायलॉग्स पढ़े, उन्होंने बोला भाई अपनी डायलॉग्स याद रख लेना। हमने बोला ठीक है, और उन्होंने फिर सीन किया। पहले उनके डुप्लीकेट के साथ हमने सीन किया, फिर सर ने बोला अच्छा चलो हटो हम ही करते हैं, तो उनके साथ सीन किया, सीन खत्म, उसके बाद वो अपनी जगह पे, हम अपनी जगह वापस। पर अच्छा ओके था, ऐसा कोई खराब एक्सपीरियंस नहीं था, पर इंटरेक्शन नहीं था कोई खास। सर, आपने अभी तक जितनी भी मूवीज की हैं उसमें से सबसे अच्छा किरदार कौन सा जो आपको बहुत टच करता हो? ऐसा कौन सा किरदार है? ये बड़ा ही अजीब सा सवाल है, बिकॉज इस सवाल के बारे में आपको क्या जवाब दूं, क्योंकि हम जो किरदार करते हैं हमें तो उससे मोहब्बत होती है उस समय। अब सर नहीं, कुछ ऐसा होता है जैसे अभी आपने कहा कि खड़े हैं तेरी राहों में अगर आता है तो मैं दोबारा काम करना चाहूंगा सुमित संभाल लेगा के बजाय, तो ऐसा कोई कैरेक्टर होता होगा जो आपको टच करता होगा, लगता होगा कि काश ये दोबारा से आए? हाँ नहीं, पर मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे किरदार से नफरत नहीं थी, या किरदार से इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, ये होता है कि कौन सी टीम के साथ आप कितना काम करना चाहेंगे, किस टीम के साथ आपकी बनती है, क्रिएटिवली आप कितने टीम वर्क के तौर पे काम कर पाते हैं। सुमित समालेगा को लेकर मेरा थोड़ा अपना मानना है कि वो टीम इतनी क्रिएटिव नहीं हो पा रही थी, इन द सेंस राइटर्स थे, लेकिन जब ऐसा। एक होता है ना टीम की तरह काम करना, वो नहीं होता था वहां पर। शायद इसलिए भी था क्योंकि मैं नया था। लेकिन जब हम खड़े हैं तेरी राहों में जब कर रहे थे, तो हम तो ये कोशिश करते कि भाई छोटा से छोटा एक्टर आए, छोटा छोटा कलाकार आए, कोई भी आए, नया कलाकार आए, या हम लोग हों, हम भी कुछ खास पुराने तो है नहीं, हाल फिलहाल की पैदाइश है। सो हम लोग एटलीस्ट अपनी क्रिएटिव इनपुट दे सके, और ये समझ बिल्कुल। सकें कि वो क्रिएटिवली सही है, गलत है, या अच्छा है या बुरा है, ये हमें समझ में आए। खराब है तो मुंह पे बोल दो भाई खराब है, हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पर हम्म, आपका स्टैंड ही ना पूछा जाए तो दिक्कत है। तो ऐसी टीम्स के साथ आपको काम करने में बहुत अच्छा लगता है, जहां पर आप क्रिएटिवली मिलकर एज ए टीम कुछ काम करते हैं। लेकिन अब रही बात, आपने जो ये पूछा कि फेवरेट कोई कैरेक्टर ऐसा हो, तो मेरे ख्याल से मतलब मैं तो हर जगह पर दोबारा दोबारा जाके काम करना चाहूंगा। मेरा अमूमन एक्सपीरियंस किसी का कुछ खास खराब है नहीं। ओके। तो अब जैसे अभी हाल फिलहाल में रक्तांचल का जो कैरेक्टर किया था, उससे मुझे बहुत प्यार है। उससे सर पहले लोगों मनु को के, प्यार हो गया है। सर हाँ आप वो लोगों को प्यार हो गया है। एक अलग तरीके से अप्रोच किया था वो कैरेक्टर, लोगों को अंदाज समझ में आया, तो मेरे लिए भी एक टेस्ट था कि भाई मैं कर तो रहा हूँ, पर ऐसा कुछ कर रहा हूँ जो शायद मैंने कभी नहीं किया, पर लोगों को कितना समझ में आता देखते हैं। लोगों को आया समझ में। अब इसके बाद एक और अभी हमारा शो आने वाला है एमएक्स पे, आश्रम, उसमें बिल्कुल ऑपोजिट कैरेक्टर है। पर मैं आपसे ये नहीं कह सकता कि मुझे ये ज्यादा पसंद था या वो ज्यादा पसंद था, क्योंकि सर जब आप जो हर। कर रहे हैं, हाँ जी। हाँ मैं जब आप जो कर रहे हैं आपको उससे प्यार तो करना पड़ेगा। सर आपने काफी वेब सीरीज में भी काम किया है, सीक्रेट गेम, भ्रम, अभी तो खैर रक्तांचल चल रहा है, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो सर सीक्रेट गेम और भ्रम कैसे मिले आपको? ऑडिशन सर नहीं। वो मैं भी जानती हूँ। तो सर उसके कैरेक्टर के बारे में बताइए। सीक्रेट गेम्स तो ऐसा था कि मुकेश छाबड़ा जी जो यहाँ पर बहुत ही बड़े कास्टिंग डायरेक्टर हैं, सो मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ पर ऑडिशन चल रहे थे। हमें एक दिन फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे करके एक है, तो आपको हम ऑडिशन करना चाहते हैं इसके लिए। मैंने ठीक है। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे इंग्लिश नॉवल का, वो एक नॉवल पे बेस्ड है ना, विक्रम चंद्रा का नॉवल है सीक्रेट गेम्स, यस सर। तो उसका एक पेज ला के उन्होंने मेरे सामने रख दिया। अब उस पेज जो उन्होंने मेरे सामने रखा, मुझे वो पेज पूरा पढ़ के दिमाग में रख के उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके और इंडियन तरीके से समझ के मुझे उसे प्रेजेंट करना था। वही किया, उन लोगों को समझ में आया,
खत्म। बस उन्होंने एक चीज बोली थी कि आदमी थोड़ा दिमाग से स्लो है, इस बात का ध्यान रखना। और ठीक है, ऑडिशन किया, थोड़े दिनों बाद कॉल आ गया, मैं बोला भाई आप सिलेक्टेड हैं, हमें अच्छा लगा। तो सिंपल है, मतलब आप आइए यहाँ पर काम करिए, टाइम लग सकता है, बट आपको काम आता होगा तो कोई ना कोई आपको उठा ही लेगा काम कराने के बिल्कुल सर। सर भोजपुरी फिल्मों में आने का इरादा है या नहीं? लिए। मुझे भोजपुरी आती नहीं। सर वो तो डबिंग हो जाती है ना, अरे आती तो कुछ सर भी साउथ मतलब, इंडियन लैंग्वेज भी लोगों को नहीं है। पता नहीं, अगर कोई अच्छी कहानी होगी और कुछ ऐसा लगा कि भाई भोजपुरी फिल्मों में कुछ एक रेवोल्यूशन ला सकते हैं तो जरूर करेंगे। सर अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि फादर आर्मी से हैं, तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि नहीं आप भी आर्मी में आओ क्योंकि आपकी हाइट भी अच्छी है, नहीं, तो मेरी ऐसा हाइट कोई अच्छी नहीं है। प्रेशर नहीं था? मैं 5 फीट 8 इंच का हूँ, मैं लंबा लगता हूँ शायद स्क्रीन पे, लेकिन हूँ नहीं लंबा। नॉर्मल आदमी की हाइट है मेरी। सर और 5 फुट 8 इंच कम नहीं होता है। ज्यादा भी नहीं होता है। लेकिन सर आर्मी में जाने के लिए फिर भी बेटर है। तो हाँ, कभी फादर ने बोला नहीं कि आप आर्मी ज्वाइन करो? चाहते थे, चाहते थे। और एक पॉइंट पे मेरा मन भी था, पर हुआ नहीं। उसके बाद हमने भी उस तरफ का रुख नहीं किया, इसमें ज्यादा मजा आने लगा तो यहाँ आ गए। सर जिंदगी से चैलेंजिंग रोल कौन सा था अभी तक? स्टिल फाइंडिंग वैसे तो, लेकिन जिसको करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आई। कह नहीं सकता। सर सोचना पड़ इनफैक्ट रहा है आपको। इनफैक्ट मट्ठू काफी चैलेंजिंग था। चक्कर क्या है कि शुरू में चैलेंजिंग होते हैं, बट वंस आपने एक बार क्रैक कर लिया तो वो चैलेंजिंग रहते नहीं है, फिर आपको मजा आने लगता है। तो जैसे चैलेंजिंग सुमित समाले का रोल भी शुरुआत में बहुत था। मैं लंबा नहीं हूँ, उसकी आवाज अलग है, थोड़ी भारी आवाज करके बात करना है। अब वो नकली आवाज है, उस नकली आवाज को आप अपनी कैसे बनाएंगे, उसमें ही पहले 10 एपिसोड निकल गए तो मेरे तो वो करने में सर उसका काफी कोई चैलेंजिंग डायलॉग था। हो जाए, जिन्होंने नहीं देखा हो या जिन्होंने नहीं सुनी हो उस आवाज को, तो प्लीज वो एक बार आवाज। सर वो आ, इस आपकी हंसी बहुत फेमस है उसकी, तो मैं जरूर चाहूंगी कि आप बोलिए और हंसी। आपको जैसी हंसी थी उसकी की। कुछ ऐसी सी हंसी रखी थी। मैं बोल रहा हूँ काफी सारी ऑफ चीजें सर थी जो अगर कि मैं कोई रो रहा हो, सर अगर कोई रो रहा हो या दुखी हो, तो मुझे लगता है अगर वो हंसी एक बार प्ले कर दिया जाए तो बंदा, रोता हुआ बंदा भी हंस पड़ेगा। शायद 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 नहीं सर, एक्चुअली वो हंसी बहुत प्यारी है। सर रक्तांचल की अब बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी रिसेंटली वही चल रहा है, लोग काफी पसंद कर रहे हैं। बाकी लोग जिन्होंने भी आपको अभी हेलो लिखा है उन्होंने यही कहा है कि रक्तांचल से वो आपसे प्यार करने लगे हैं, उन्हें प्यार हो गया आपके कैरेक्टर से। वो चाहते हैं कि जो सेकंड पार्ट अगर आता है तो उसमें आपको ज्यादा दिखाया जाए। अच्छी बात है भाई, ये बात चैनल तक पहुंचा दो। हमारे पैसे रोल दोनों बढ़ जाएंगे। रीतम सर के साथ काम करने का अनुभव कैसा था सर, कैसा लगा? कितने आ, सपोर्टिव हैं वो? बहुत सपोर्टिव है, मतलब इन द सेंस वो आपको सेट पे रोकते नहीं है। फॉर मी तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस, बिकॉज मैं थोड़ा सा ना बहुत एंथुजियाज्म, बहुत ज़्यादा एनर्जी में और एंथुजियाज्म वाला आदमी हूँ। मुझे सेट पे जब मैं जाता हूँ तो आइडिया होता है कि ये आइडिया आ गया, वो आइडिया आ गया, ऐसा कर लें वैसा कर लें। सो आइडियाज़ आते रहते हैं काफ़ी सारे, और उसी में मज़ा आता है। तो रितम बहुत सपोर्टिव है। इनफैक्ट वो लॉट ऑफ टाइम्स आपके आइडियाज़ को प्लस करके डाल देते हैं। बस यही है। अभी जो मैं खुद से भी कोशिश कर रहा हूँ, वो ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये बहुत पावरफुल मीडियम है, और हम इस मीडियम से इतनी शक्ति रखते हैं अपने हाथ में कि ये लोग प्रभावित हों। तो अब कोशिश यही रहेगी कि उनको सही प्रभाव कैसे पड़े, या अगर मैं समाज को किसी तरीके से प्रभावित कर उनको एक सही दिशा दे सकता हूँ, तो मैं उन चीज़ों को उस तरह से इस्तेमाल करने की कोशिश करूँगा। अभी तक तो इतनी, मतलब ये बात की समझ थी, पर रियलाइजेशन जो कहते हैं वो नहीं थी। तो शायद अब वो कोशिश करूँगा वो चीज़ करने की। सर मेरा एक ये सवाल है कि विक्रम कोचर और सनकी पांडे, ये दो में कितनी सिमिलैरिटी है? कुछ है भी या फिर एकदम अपोजिट थे विक्रम कोचर के सनकी पांडे? सनकी पांडे थोड़ा बहता है, विक्रम कोचर भी थोड़ा बहता है। मतलब
अगर मस्ती है तो मस्ती में निकल गए, तो मेरे साथ भी वही है, कुछ कर रहे हैं तो कर रहे हैं। पर हाँ, सर वो बहुत कम रो सिमिलैरिटी है। ओके, तो सर वो रोल करने में कितनी दिक्कत है, क्योंकि अगर इंसान सीधा हो उसे टेढ़ा मिल जाए रोल तो उसे कितनी दिक्कत आती है करने में, तो आपको कोई परेशानी हुई या फिर? एक एक्टर के मन में तो ये होता है कि मैं ऐसे बिहेव करता हूँ यार, काश मैं ऐसे बिहेव करता एक बार, या किसी को ऐसा जवाब दे दें, या किसी को वैसे बात कर लें, या मतलब आप हमेशा ये सोचते रहते हो, आप अपने ही स्वभाव, अपने ही चरित्र को बहुत बारी सवाल करते हो, आप लोगों के चरित्र और स्वभाव को देखते रहते हो। तो हम तो अमूमन हर टाइम, हर महीने बदलते रहते हैं। मतलब आजकल जैसे हिंदी का एक नया चस्का चढ़ा हुआ है, तो अब हिंदी बोलने लगा हूँ मैं बहुत ज्यादा। अभी अंग्रेजी का बहुत ज्यादा चस्का था, तो बहुत सारा अंग्रेजी थी, तो अभी ट्रांजिशन पीरियड चल रहा है। सो अभी जबान पे काम करने का चल रहा है, तो अब जबान जो है उसे साफ किया जाए। तो ये ट्रांजिशंस चलते रहते हैं। जब आपको कुछ ऑपोजिट करने को मिलता है, मुझे लगता है मजा तब ज्यादा आता है, क्योंकि आप अपनी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसमें मजा बहुत आया सन की पांडे करने में, कि इतनी गालियां तो नहीं, जीवन में तो नहीं बोलनी जाती। जी तो बिल्कुल। यूज किया उसका, ठीक है। जी, फोन और आया। सर, हाँ हेलो सर, आवाज आ रही है ना? हाँ जी, हाँ। सर जो हम रोल कर रहे होते हैं, जैसे आपने सनकी पांडे का रोल किया, काफी कितने दिन तक की सर शूटिंग होती होगी? एक वेब सीरीज की शूटिंग कितने दिन चलती है? इनकी इस चीज की शूटिंग चली है 60 डेज, 60 दिन। तो सर वो क्या रोल कुछ दिनों तक हावी रहता है आपके ऊपर, या फिर जैसे ही रोल खत्म? नहीं, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, जरूर पड़ता है। जैसे इस रोल के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं। अब मुंह में हम जर्दा खा रहे थे, और वो कभी खाया नहीं था, सादा पान मसाला खाना पड़ता था। वो बीच में कभी कभार आप आ रहे हो तो ऐसा लगता था कि खा ले क्या थोड़ा सा। तो वो आदत में आ गया। तो उसी तरीके से हर किरदार का कैरेक्टर, नेचर, आपके इंटरनल सेल्फ को थोड़ा सा इफेक्ट करता है। समझ में नहीं आता, पर वो समझ में आना चाहिए। लेटर ऑन समझ में आता है, जब गहनता से आप उसे समझने की कोशिश करते हैं तब। सर आपको ज्योति डिसेन हेलो बोल रही हैं, एक बार आप उन्हें हेलो बोल दीजिए। हाय ज्योति, हाउ आर यू? सर ये टीचर हैं, स्कूल में ओके, पढ़ाती हैं, ओके, आई थिंक ब्रांचेड हैं। ओके। अच्छा लगा ज्योति जी आप यहाँ पर हैं। नमस्कार। नमस्कार रोमा। रोमा और भोपाल सर में है। बहुत लोग हैं, बहुत लोगों के मैसेजेस नहीं पढ़े हमने। हाँ, तांगचल बोलते हैं, फाइन सर। थैंक यू मैम। सर अच्छा है। बहुत हैं, यश हैं, यश राज। अभी अभी कोई सवाल है लोगों के तो आप ले लीजिए। हाँ नमस्ते। हाय हाय मांझी। हाय आशीष मांझी। सर, सबने हेलो हाय ही बोला, और रक्तांचल को ही लेके है थोड़ा बहुत सवाल सबका, कि आप रक्तांचल में कब दिख रहे हैं दोबारा, कितना रोल होना चाहिए सर? एक्चुअली सन की पांडे, सीजन यहाँ पे लोग है सन की पांडे ही बोल रहे हैं आपको। तो आशीष जो है अयोध्या से। अच्छा, सर मैं ये, हाँ सर मैं, मैं वेब सीरीज नहीं देखती हूँ, हाँ, मुझे देखना बहुत पसंद नहीं है। ओके। लेकिन ये पहला वेब सीरीज होगा जो मैंने देखा, और फोर्थ एपिसोड से देखा, क्योंकि आपकी एंट्री जो है वो फोर्थ एपिसोड से है। दैट्स राइट, आपको ये किसने बताया? सर क्योंकि मैंने देखा ही एक्चुअली, मेरे हस्बैंड देख रहे थे तो मैंने बोला कि जब सर का एंट्री होगा तब बोलिएगा, तब से मैं देखूंगी। अच्छा, तब मैंने देखा था उसे। हाँ सर तो इसकी सेकंड, शूटिंग जो है वो बनारस में हुई है। जी बनारस में हुई है। ओके। इसका सर कैसा लगा बनारस? पार्ट टू का जो आने का इसका पूछ रहे हैं सब लोग। तो हाँ, पार्ट टू उसका जो पार्ट है टू कब है? अभी तो लिखा जा रहा है, और आते आते मोस्ट प्रोबेबली अगला साल हो जाएगा, क्योंकि लॉकडाउन के चलते शूटिंग की जो परमिशन है उनकी काफ़ी दिक्कत है। तो अभी तो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, काफ़ी तब्दीलियां हो रही हैं। जैसा आप लोगों का प्यार और वो चीज़ें आई हैं, तो हाँ, थोड़ा बहुत रोल, वो मेरा रोल थोड़ा बढ़ाएंगे। उम्मीद तो यही है, और वो चीज़ बढ़ेगी ऐसे करके। तो अभी स्क्रिप्ट लिख के मेरे ख्याल से महीने 2 महीने में थोड़ी बहुत, जब सरकार थोड़ी हमें सहूलियत देती है, तो शूट पे जाएंगे, और शूट करते ही फटाफट 1-2 महीने में एडिट करके फट से डाल देंगे। जितना जल्दी होगा उतनी जल्दी लेकर आएंगे। हाय सर विक्रम आश्रम, सर। हाँ हाँ, आश्रम मूवी है या वेब सीरीज है आपकी? ये भी एक वेब शो है। ये प्रकाश झा जी का वेब शो है, जो कि एमएक्स प्लेयर पे आएगा। और इसमें काफी काफी सारे कलाकार हैं, बड़े बड़े कलाकार हैं।
सर ये कब तक आ जाएगा? मेरे ख्याल से और 1 महीना शायद, 1 महीने Okay. में आ जाएगा। इसका काम भी शुरुआत मतलब पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते ये अब भी रिलीज हो सकता, लेकिन लॉकडाउन के चलते इसमें भी रोक टोक आई है थोड़ी सी। सर बनारस में कहाँ कहाँ शूटिंग की है आप? सर बनारस एक्चुअली के मैं अंदर बनारस से हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। अच्छा, बनारस के अंदर तो वैसे बहुत कम, लेकिन गाजीपुर, बनारस के बाहर मिर्जापुर, इन जगहों में काफी शूटिंग की। और ज्यादातर शूटिंग यही की, बनारस के घाट पे थोड़ी बहुत की थी। बाकी मतलब मैंने पर्सनली, मेरी शूटिंग तो सारी बनारस के बाहर हुई है। ओके। सर अच्छा लगा आपको बनारस? कितना मंदिरों में गए या नहीं आप? अरे गए ना, वहां पर वो शिव जी का कौन सा मंदिर है आपका, घाट पे, विश्वनाथ टेम्पल। विश्वनाथ, विश्वनाथ टेम्पल गए। विश्वनाथ टेम्पल में तो संकट बहुत मोचन। भीड़, बहुत भीड़, धक्का मुक्की थी। ये घूसे लात भी खाए, गिरते गिरते बचे शिवलिंग पे। लेकिन लेकिन बनारस की रबड़ी, बनारस की सब्जी पूड़ी, ये बहुत अच्छी थी। भीड़ भड़ाका बहुत है। बनारस की गालियां मतलब वो, मतलब क्या गालियां बोलते हैं वहाँ लोग। कागरू। हाँ, और बहुत कुछ, मतलब ऑटो वाले तो क्या बकायदा, मतलब गालियों का ऐसा विश्लेषण करके रखते हैं आपके सामने, पूछिए। और सर बाकी इसीलिए मैं, रतलाम के लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। हाँ बिकॉज अटलांटिल अभी हाल फिलहाल में आया है, तो लोगों को आ रहा है पसंद। और कुछ है भी तो नहीं देखने के लिए। सर आने वाले प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं आपके? एक तो आश्रम है, और उम्मीद करता हूँ कुछ फिल्में हैं हमारी जो अटकी हुई हैं, अगर वो कोई खरीद लेगा, कोई प्लेटफॉर्म, तो वो आ जाए। क्योंकि रिलीज होना तो अभी कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, बिकॉज सिनेमा हॉल सारे बंद हैं। और आने वाले 3-4 महीनों में तो पॉसिबिलिटी दिख नहीं रही है। तो बस यही उम्मीद है कि जो फिल्में अटकी हुई हैं, जैसे मोदी जी की बेटी एक फिल्म है, शैडो ऑफ अथेलो एक फिल्म है, ये कुछ फिल्म हैं। एक हाउ टू किल माई हस्बैंड करके एक फिल्म है। ये 3 फिल्में हैं जो अटकी हुई हैं। एक वेब शो आने वाला है, वो आएगा। एक और वेब शो है काटिल करके, उसका शूटिंग बाकी है थोड़ा सा, उम्मीद करते हैं उसकी शूटिंग हो जाए, आश्रम आ जाए। तो है अभी ये सब चीजें हैं। सर जाते जाते मैं एक चीज और पूछूंगी, हवा बदले हंसू सर क्या था? थोड़ा अगर आप बता सके, क्योंकि बहुत लोगों ने शायद नहीं देखा होगा। हाँ, हवा बदले हंसू एक छोटा सा शो था गेल का, गैस एजेंसी इंडिया लिमिटेड का। तो ये उन्होंने सोनी के साथ कोलैबोरेट करके एक शो बनाया था, जिसमें एनवायरनमेंट के ऊपर बात की गई है। तो इंडिया का पहला साई-फाई एनवायरनमेंट शो था, एनवायरनमेंट बेस्ड शो था। तो इस तरीके के शोज बनते नहीं हैं, और काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। तो उन्होंने छोटा सा एक पायलट नुमा कुछ बनाया था। तो 40 मिनट का टोटल शो है, 10-10 मिनट के 4 एपिसोड्स हैं। सोनी लिव पे फ्री है, लोग चाहें तो जाकर देख भी सकते हैं। पर इन्होंने बात करी है पर्यावरण के बारे में, और ये पहली कोशिश है इनफैक्ट किसी शो की, कि भाई एक सोशल मैसेज, एक पर्यावरण के ऊपर सोशल मैसेज भी बन सके, और उस पर फिक्शन भी बना सके। तो ये एक सस्पेंस थ्रिलर शो है, जिसमें पर्यावरण एक मेन मुद्दा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा शो था। इसका भी सीजन 2 कमीशन हुआ है, तो उम्मीद करते हैं वो भी आएगा। तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स में, बहुत अलग तरीके का शो है। तो वो है। सर उस पर जाते भी जाते, हमेशा अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगी और हाँ, आपको ज्यादा परेशान भी नहीं करूंगी, लेकिन एक चीज है कि मैं आपसे कुछ सुनना चाहती हूँ, कुछ गा गा दीजिए सर, आप बहुत अच्छा गाते हैं। नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं है, मतलब सर मैंने गा, सुना है। किससे सुन लिया हमने? सर मैंने सुना है इसलिए बोल रही हूँ, अदरवाइज नहीं बोलते हम। मतलब हम लोग तो सर थिएटर वाले। मैम के लिए कुछ सुना दीजिए, अभी आपने कहा आपने अपनी गर्लफ्रेंड से पैनकेक बनाना सीखा है तो। हाँ, वो बहुत अच्छा सर गाती मैम, और वो आपके साथ नहीं है वरना उन्हें बोल देते गाने के लिए, फिलहाल आप मैम के लिए कुछ गा दीजिए। है, उनके लिए गा दें। हालांकि वो साथ में है, यही बैठी है साथ में, मना कर रही है वो पर। सर ठीक है, तो हम गा देते हैं। आ, एक कविता है जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता है, ये मैं गाता रहता हूँ, तो ये कविता गा देता हूँ। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, पूछेगा सारा गाँव बंधु। बांधो
न नाव इस ठाव बंधु। ये घाट वही जिस पर हंस कर नहाती थी वो कभी धस कर रह जाती थी फंस कर। कपते थे दोनों पांव बंधु बांधो न नाव इस ठाव बंधु। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है सर। एक डायलॉग हो जाए संदीप पांडे का, अरे वो मेरा फेवरेट। घूमत घूमत सुनाइए और लोगों ने सर मीम बना गालियों बना के के अलावा डाला भी तो कभी कुछ कभी। होगा। सर गालियों के अलावा भी तो कुछ होगा। कुछ नहीं है, सीरियसली कुछ नहीं है। सिर्फ गालियों में बात करता है वो, और इसलिए वो बहुत ज्यादा फेमस भी हुआ है। मतलब जी। बदतमीज है और गालियां बोलता है, और हर बात में गालियां बोलता है और मजे लेता रहता है जीवन में, बस यही है। ओके सर, मैम को हमारी तरफ से हेलो बोल दीजिएगा। हेलो हेलो बोल रही है वो भी। मास्क लगा लो। हाँ हाँ, बिल्कुल, अभी जरूरी है। जी अगली बार सर हम चाहेंगे कि जब आप लाइव आए तो मैम भी साथ में हो, मैम श्योर दिखे। श्योर। वो वैसे तो पर्दे पे आना में थोड़ा हिचकिचाती है, और सर लेकिन ये हाँ पर्दा नहीं है, ये लाइव सेशन था, तो मैम को शर्माना नहीं चाहिए। हाँ बोलूंगा मैं उनसे। बाकी सुन तो रही हूँ आपकी बिल्कुल बात। सर, ठीक बिल्कुल। है, नेक्स्ट टाइम जरूर। ओके सर, थैंक यू सो मच। बाय वेलकम। बाय। बाय सर।